Hello friends, today we are starting with homework 2 questions of CA Foundation subject of law। जो दो टॉपिक्स मैंने डील किए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा LLP। इन दोनों के आज हम होमवर्क 2 एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपकी बुक में होमवर्क 2 दिया हुआ है जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है फ्रॉम नवकार, उसमें होमवर्क 2 के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रामास्वामी वाला क्वेश्चन, वो एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में पार्टी को राइट दिया है, जिसने ऑफर किया वो ऑफर को रिवोक कर सकता है, पर सामने वाला एक्सेप्ट करे उससे पहले, और जिसने एक्सेप्ट किया वो अपने एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकता है, पर सामने वाले को एक्सेप्टेंस के बारे में पता चले उससे पहले। तो इसका मतलब आपका रिवोकेशन का लेटर अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचने से पहले पहुंच गया तो आपका रिवोकेशन वैलिड है, पर एक बार सामने वाले को एक्सेप्टेंस मिल गया उसके बाद आपका रिवोकेशन लेटर गया तो वो वैलिड नहीं है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज रिसीव बाय रामास्वामी, अंडरलाइन द वर्ड बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिले उससे पहले रिवोकेशन का लेटर मिल गया तो रिवोकेशन वैलिड है या नहीं? हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। और सेकंड सिचुएशन में बोला है कि टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर। अगर दोनों लेटर साथ में पहुंचेंगे तो लॉ में ऐसा एक रूल मेंशन किया है कि रीडर ने जो लेटर पहले ओपन किया, अगर एक्सेप्टेंस ओपन किया तो एक्सेप्टेंस वैलिड है, रिवोकेशन ओपन किया तो रिवोकेशन वैलिड है। बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका इफेक्ट निल रहेगा, मतलब रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों साथ में आए तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, उसी में एक सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, वो रीड करो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने थ्योरी क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होगा? दो इफेक्ट होंगे। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो इमीडिएटली विदाउट वेटिंग टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और वेट कर सकते हैं कि शायद सोनू निगम आके परफॉर्म कर ले। तो इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच दो है, कैंसिल करो या वेट करो। ऑल्सो यू कैन क्लेम डैमेजेस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है मिस्टर बलवंत, उसको एक बार रीड करो। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है कि फादर ने अपनी प्रॉपर्टी सन को दी और बोला था कि मदर को कुछ अलाउंस हर महीने पे करना। अब वो सन मदर को अलाउंस नहीं पे करा तो मदर केस फाइल कर सकती है या नहीं? यस, वो आउटसाइडर है फिर भी वो केस फाइल कर सकती है। अच्छा, सन ऐसा बोल रहा है मदर ने तो मुझे कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया तो मैं क्यों पेमेंट करूं? पर मदर ने आपको ट्रांसफर नहीं किया बट उनके बिहाफ पे फादर ने ट्रांसफर किया है तो कंसिडरेशन कोई और देगा तो भी चलेगा। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस सी और एनी अदर पर्सन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी आप पर केस फाइल कर सकती है। उसके बाद उसमें सेकेंड पॉइंट दिया है, कूली का क्वेश्चन दिया है कि कूली ने हमारा लगेज उठा लिया हमारे सामने, वो सर्विस उसने प्रोवाइड कर दी, अब हमको पेमेंट करना पड़ेगा, पर हमने उसको बोला ही नहीं था बट इम्प्लाइड है, उसके बिहेवियर से हमको पता चल गया कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपने सर्विस ले ली है तो अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड थ्रू अवर बिहेवियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन है वो दूसरे पर्सन को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं मैरिज डिसॉल्व करने के लिए। अब वो लीगली अलाउड नहीं है ऐसा अमाउंट ट्रांसफर करना, इसलिए ये अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। फिर सेकंड में सोहन अग्रीज विथ मोहन टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स, उसके बाद लिखा है अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वाज डेड, तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट क्या? इम्पॉसिबल। ऑल्सो इट इज बायलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक में द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। सी में दिया है राम सेल्स गुडविल ऑफ हिज शॉप टू श्याम फॉर ₹4 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस। ऐसा गुडविल सेल करोगे और प्रॉमिस करोगे मैं वो काम नहीं करूंगा, वो ठीक है, पर वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। तो जिस एरिया में गुडविल सेल किया है उस एरिया में आप चाहो तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल नहीं लग रही है, इसीलिए ये अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। फिर डी में दिया है, अंडरलाइन करो उसमें, नॉट टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग,
मतलब ए ने बी के साथ जैसे एग्रीमेंट किया है कि मैं आप पे कभी भी केस फाइल नहीं करूंगा, आई विल नेवर इंस्टीट्यूट अ लीगल प्रोसीडिंग, सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। हम अपने लीगल राइट को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ई में आपको दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है, एलियन फ्रेंड के साथ। अच्छा, एलियन एनिमी होता तो शायद वॉइड होता, पर एलियन फ्रेंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स है ए, वी एंड एस, और तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस दिया है 6 लाख रुपए भरने का, तो तीनों का इक्वल शेयर आएगा 2 लाख ईच। इसमें से विजय इंस्टॉलमेंट हो गया और उसके एस्टेट में से 1/4 ही मिलेगा, तो 2 लाख का 1/4 मतलब वो 50,000 देगा उसके एस्टेट में से, तो बाकी का 1.5 लाख उसका लॉस हो गया, तो वो कौन बेयर करेगा, बाकी के दो, किस रेशियो में, इक्वल। सो 1,50,000 बाकी के दो बेयर करेंगे 75,000 के शेयर में। तो यहाँ पे अजय के में से विजय इंस्टॉलमेंट हुआ है, तो विजय के में से कितना रिकवर होगा, 50,000 ओनली, और इसकी वजह से अजय और संजय का हो जाएगा 2,75,000 ईच। 2 लाख उनका खुद का शेयर और बाकी विजय का 75,000 वो लोग पे करेंगे, तो 275। और इस क्वेश्चन में संजय ने पूरा अमाउंट पे किया, तो अब वो क्या करेगा, विजय के एस्टेट में से रिकवर करेगा 50,000 और अजय से रिकवर करेगा 2,75,000 और बाकी का 275 उसको बेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में थियोरी क्वेश्चन है, कंसिडरेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, देन इनएडिक्वेट, कम होगी तो भी चलेगा, रियल एंड नॉट इल्यूजरी, एंड प्रोमिसेस शुड नॉट बी ऑलरेडी बाउंड ऑफ इट, ये हम कर चुके हैं। और सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है उसमें, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, किसी के साइलेंस को हम फ्रॉड कंसिडर नहीं कर सकते। केवी अटेम्प्टेड नेकलेस, पर 2 एक्सेप्शन, जहाँ पे सेलर की ड्यूटी थी बताना फिर भी उसने नहीं बताया, गुड्स में डिफेक्ट था, गुड्स डेंजरस थे तो बताना पड़ेगा, नहीं बताया तो फ्रॉड माना जाएगा। एंड सेकेंड, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब उसका साइलेंस ही माना जाएगा स्पीच। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें पर्टिकुलर पर्सन ने अग्रीमेंट किया है एक सीए के साथ कि आप हमारे साथ काम करेंगे, हमारे असिस्टेंट बन के रहेंगे 2 साल के लिए, और जब तक आप हमारे साथ काम करें आप अपना खुद का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब उसने 1 साल के बाद वो काम छोड़ दिया और अब वो खुद का प्रैक्टिस कर रहा है, तो कर सकता है। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आप एम्प्लॉय को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसके बाद रेस्ट्रिक्ट करना अलाउड नहीं है, बट यू कैन डिमांड कॉम्पनसेशन क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। सेकेंड पॉइंट उसमें दिया है, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बट समटाइम्स ही मे, सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के एक्सेप्शंस आएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी में कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में, तो केस भी 2 लोग ही कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती, पर कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। याद है, बेनिफिशियरी, ट्रस्ट वाला बेनिफिशियरी, फैमिली सेटलमेंट, एजेंसी, असाइनमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये डैमेजेस वाला क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पीएम लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गुप्ता ट्रेडर्स के साथ कि वो उनको सप्लाई करेंगे मशीनरी 21.5 लाख में, और उसकी वजह से गुप्ता ट्रेडर्स ने अग्रीमेंट कर लिया है जेड लिमिटेड, जेनिथ के साथ, कि हम आपको सप्लाई करेंगे। अब पीएम लिमिटेड किसी रीजन की वजह से, लेबर स्ट्राइक जो जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो मशीन बना नहीं पाए और सप्लाई नहीं कर पाए, तो गुप्ता ट्रेडर्स ने बाहर से खरीदा। अच्छा, पीएम वालों ने हमको बोला था 21.5 में देंगे, पर हमने मार्केट से खरीदा कितने में, 22.75, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 1.25, तो ये 1.25 लाख रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। और जेनिथ ट्रेडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसमें अगर कोई लॉस हुआ तो भी आप पीएम लिमिटेड से मांग सकते हो, पर आपको पहले से पीएम लिमिटेड को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 टाइप के डैमेजेस है, ऑर्डिनरी मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 22.75 माइनस 21.5, 1.25, और स्पेशल डैमेज अगर कोई हो जेनिथ ट्रेडर के कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, तो भी आप उनसे डिमांड कर सकते हो, पर पहले से पार्टी को नोटिस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट दिया है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, टीचर स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है और उनकी कार कम वैल्यू पे खरीद ले, तो क्या स्टूडेंट टीचर पे केस फाइल कर सकता है? यस, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन, वैलिड और वॉइड।
उसके बाद 7th क्वेश्चन में आपको दिया है कॉशन और इफेक्ट। सेम, कॉशन में फिजिकल प्रेशर है, पर्सन भी कर सकता है, पार्टी भी कर सकती है और आउटसाइडर भी कर सकता है। क्रिमिनल ऑफेंस है, पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड, और उसका इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वैलिड और वॉइड, और रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट रिसीव किया और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो बेनिफिट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड में माइनर का क्वेश्चन पूछा है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो खुद बाइंड नहीं हो सकता, पर वो चाहे तो सामने वाले को बाउंड कर सकता है। हाँ, ही कैन बी अ बेनिफिशियरी। तो माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको उसको फिर वो बेनिफिट देना पड़ेगा, जैसे नेसेसरीज के लिए। फिर माइनर अगर अपने बेनिफिट के लिए अप्रेंटाइज बने, ट्रेनी बने, तो बेनिफिट देना पड़ेगा। फिर पार्टनर फॉर बेनिफिट्स, तो सामने वाले को माइनर को बेनिफिट देना पड़ेगा। करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर थर्ड पॉइंट एक बार रीड करो। ए को अमाउंट पे करना था बी को, पर ए के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया सी ने। बी ने पैसे ले लिया, अब ए पे केस फाइल कर रहे हैं 1 लाख रुपए के लिए, तो नहीं चलेगा। तो कंसिडरेशन भले ही आपको ए ने नहीं दिया है, पर ए के बिहाफ पे सी ने दे दिया है, तो कंसिडरेशन कोई और देगा तो भी चलेगा। और सी ने भले ही आपको कम अमाउंट दिया है 60, तो आप बैलेंस 40,000 ए से मांग सकते हो, पर पूरा 1 लाख रुपीज उससे मांगना अलाउड नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड और वॉइड। फर्स्ट में सेम क्वेश्चन ही अभी हमने किया, अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वाज डेड। सबसे पहले तो ठीक है, बायलैटरल मिस्टेक है, वॉइड होगा, पर हॉर्स ही डेड हो चुका है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सो ऑटोमेटिकली द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। और सेकेंड में सेम क्वेश्चन है, गुडविल सेल की रेस्ट्रिक्ट किया चलेगा, रीजनेबल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया, अनरीजनेबल है, इसीलिए वॉइड। और बुक लिखने का अग्रीमेंट हुआ और पार्टी की डेथ हो गई। अच्छा, नॉर्मली पार्टी की डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करता है, पर यहाँ पे तो पर्सनल स्केल है, बुक लिखनी है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेथ से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फादर ने सन को प्रॉमिस किया है कि सीए का एग्जाम पास हो गए तो हम आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 1 लाख रुपीज, और सन ने बहुत मेहनत की, पास हो गए, पर पापा अभी अमाउंट नहीं ट्रांसफर करे। कैन वी फाइल अ केस? नो, सोशल रिलेशन, सोशल एग्रीमेंट, केस फाइल करना अलाउड नहीं है। रिटर्न और रजिस्टर्ड हो तो लीगल हो जाएगा, तो फिर आप केस फाइल कर सकते हो, पर यहाँ पे सोशल रिलेशन है इसलिए केस फाइल नहीं कर सकते। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए में आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एन्यूमरेट द पर्सन्स बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। ये हमने पढ़ा है हेडिंग हु कैन परफॉर्म, 5 लोग परफॉर्म कर सकते हैं, प्रॉमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर डेथ हो गई तो, फिर जॉइंट प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकता है, लॉफुल एजेंट परफॉर्म कर सकता है, थर्ड पार्टी इफ इट इज एग्रीड, और अगर पर्सनल स्किल या ट्रस्ट है तो सिर्फ प्रॉमिसर, कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद बी क्वेश्चन डैमेजेस वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक बार रीड कर लेना वो क्वेश्चन। Z ने X के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये पर्टिकुलर बॉटल सप्लाई करूँगा 4.5 में, और एज यूजुअल उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, और X ने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एट ₹5, और X को Z ने सप्लाई नहीं की, इसलिए X ने मार्केट में से खरीदे 5.25 में। तो Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 4.5, उसने नहीं दिया, मार्केट में से खरीदा कितने में, 5.25, तो ये 0.75 का जो लॉस हुआ है इसको हम ऑर्डिनरी डैमेज बोलेंगे, और ये अमाउंट X किससे क्लेम करेगा, Z से, और X है ना 0.5 का प्रॉफिट अर्न करने वाला था, 4.5 में परचेज करता और 5 में ट्रांसफर करता, तो 0.5 का जो प्रॉफिट था वो Z की वजह से उसको मिला नहीं। तो अगर उसने Z को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया होता, उस प्रॉफिट के बारे में बता दिया होता, तो वो उससे वो 0.5 भी मांग सकता है, और इस 0.5 को बोला जाएगा स्पेशल डैमेज। तो टोटल डैमेज है ऑर्डिनरी 0.75, स्पेशल 0.5, टोटल डैमेज कम्स टू 1.25। 11th क्वेश्चन में S ने J के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कार सप्लाई करने का, और S ने J को काफ़ी रिमाइंडर भी दिए, पर J ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और J ने एडवांस में दे दिया था 20,000, और अब J ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो S ने उसको बोला
और वो डिनाई कर रहा है परचेज करने के लिए, परचेज करने को रेडी नहीं है, और इस सिचुएशन में जो रिफंड का अमाउंट है, जो उसने 20,000 दिया था, क्या वो उसको रिफंड करना पड़ेगा? अच्छा, नॉर्मली रिफंड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उसके लिए ही इज लायबल फॉर डैमेजेस। तो डैमेजेस की अमाउंट में से वो रिफंड एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है। पर अगर उसमें एक और सिचुएशन आपको दिया है कि अगर वो कार डिस्ट्रॉय हो गई है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस सिचुएशन में तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है सेकंड वाला 11th क्वेश्चन में, दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर हमने हेडिंग पढ़ा है लैप्स ऑफ एन ऑफर, कैसे कैसे ऑफर हमारा रिवोक हो जाएगा, वो एक बार लैप्स ऑफ एन ऑफर में देख लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में सेलर बायर को बोल रहा है कि हमारी जो कार है वो 30 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज देगी, और वहाँ पे फ्यूल मीटर, स्पीड मीटर सब वर्किंग है, और आपने बिना चेक किए वो गाड़ी ले ली है, सो यू आर लायबल। अब आप उनसे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ट्वेल्थ में फर्स्ट पॉइंट में आपको पूछा है कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, ये गलत है। कंसिडरेशन कुछ सिचुएशंस में इनएडिक्वेट होगा, नॉर्मल वैल्यू से कम होगा तो भी चलेगा, सो दिस इज इनकरेक्ट। उसमें और करके एक क्वेश्चन पूछा है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन बाय द पार्टी हु सफर्स बाय ब्रीच इज ही एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पेंसेशन। मतलब सोनू निगम नहीं आया, उसने ब्रीच किया और हमको लॉस हुआ, तो क्या हम डैमेजेस मांग सकते हैं? यस। डैमेजेस के टाइप्स लिखोगे इसमें, ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल, विंडिक्टिव, लिक्विडेटेड। 13th क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट किया है, पर्टिकुलर पर्सन है, एडवर्टाइजमेंट देख के आ रहा है वो अटेंड करने, परचेज करने ऑक्शन में, और किसी रीजन से वो कैंसिल हो चुका है, तो क्या वो डैमेजेस मांग सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज एन इन्विटेशन, और इन्विटेशन में डैमेजेस पे करने के लिए हम लायबल नहीं है। 14th में पर्टिकुलर पर्सन है जो लुनाटिक है, उसकी वाइफ ने कुछ परचेज किया। अच्छा, वाइफ परचेज करेगी तो आप चाहो तो हस्बैंड से क्लेम डिमांड कर सकते हो, बट द हस्बैंड इज लुनाटिक, अनसाउंड माइंड का है, तो उस सिचुएशन में उस पर भी केस पे नहीं फाइल कर सकते हैं। और वाइफ ने अगर नेसेसरीज ली होती ना, तो उसके लिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी अमाउंट लायबल है, पर यहाँ पे वाइफ ने डायमंड सेट परचेज किया है, तो लग्जरी है, नेसेसरी नहीं है, तो फिर आप हस्बैंड से अमाउंट डिमांड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन माइनर का है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, और कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके लिए लोन लिया है फीस पे करने के लिए। अच्छा, माइनर ने अगर नेसेसरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, प्रॉपर्टी लायबल होगी। तो यहाँ पे कॉलेज फीस इज अ नेसेसरी एजुकेशन, और माइनर की प्रॉपर्टी असेट्स भी अवेलेबल है, तो वो पार्टी चाहे तो माइनर के एस्टेट में से रिकवर कर सकती है, वैलिड है। 16th में, अच्छा, बैंकर आपको अनरीजनेबली अगर ज्यादा अमाउंट पे लोन देना तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, मतलब स्ट्रिक्ट मार्केट कंडीशन से पैसा अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो दैट इज नॉट कवर्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। पर अगर ये स्ट्रिंजेंसी नहीं दिया होता, नॉर्मल मार्केट कंडीशन में अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर 17th में हस्बैंड वाइफ को थ्रेटन करके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा है, सो दैट इज कॉर्शन, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, सो इट इज कॉर्शन। तो वाइफ के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। दो ऑप्शन, वैलिड और वॉइड। फिर 18th में दोनों से गलती हुई है, बायर और सेलर दोनों को लगा कि राइस ओल्ड है और इसीलिए ज्यादा प्राइस पे खरीदा, और बाद में पता चला कि न्यू है, तो बायलैटरल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वॉइड। और अगर बायर से गलती होती है और सेलर से नहीं, तो कीवेट टेम्पटर अप्लाई होता है, यूनिलैटरल मिस्टेक, तो फिर अब बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है। 19th में दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पी के पास कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है प्राइजेस की, कि प्राइस आगे जाके कम होने वाली है, बढ़ने वाली है, जो उसने दूसरी पार्टी को नहीं बताई। अच्छा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है प्राइजेस चेंज होने की या मार्केट की, तो बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती है, सो वी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। फिर 20th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक बार देख लेना। इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सेम है, वो देख लेना। फिर 21 में
मिस्टर शेठ का लिटिगेशन चल रहा है मिस्टर रमन पे, और उन्होंने एक लॉयर लीगल एडवाइजर को अपॉइंट किया जिनका नाम है एक्स, और वो एक्स को ऐसा बोल रहा है आप रमन से जाके ब्रीफ मत लेना, क्रेज की ब्रीफिंग उनसे मत लेना, उसके लिए मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो एक्स ने ब्रीफिंग नहीं लिया, अब वो केस फाइल कर रहा है कि मुझे पैसे दे दो, नहीं चलेगा। अपने लीगल राइट्स है, आपको हर एक की ब्रीफिंग लेनी चाहिए, उन लीगल राइट से आपको कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो अब मिस्टर एक्स वो लीगल एडवाइजर मिस्टर सेठ पर केस फाइल करके वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। फिर 22nd क्वेश्चन भी हमने किया है कि 3 साल तक एग्रीमेंट हुआ है, हमारे यहाँ काम करोगे, अब ड्यूरिंग द सर्विस वो उसको तोड़ रहे हैं, लेफ्ट एक्स एंड बिगिन इंडिपेंडेंट ऑन हिज ओन। अच्छा, अग्रीमेंट अगर कैंसिल कर दिया और कहीं और काम कर रहे हैं तो चलेगा, पर अगर ब्रीच हुआ है तो फिर आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सो देयर इज अ लीगल रेमेडी, यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। फिर 23rd, जेड ने अपना घर डब्ल्यू को दिया है रेंट पे, और जेड ने उस घर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस नहीं पे किए, अब वो टैक्सेस डब्ल्यू ने गवर्नमेंट को भर दिए। आपसे पूछा कि डब्ल्यू जेड से मांग सकता है, हाँ या ना, पर जेड ने उसको बोला ही नहीं था भरने के लिए, पर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी और ने अगर आपके बिहाफ पे एक लीगल पेमेंट किया है तो अब वो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज द रूल ऑफ क्वांटम मैरियट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का ये टाइप है सेकेंड। फिर 24 फिर से जॉइंट प्रोमिसर्स का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड 30,000 की लायबिलिटी है, सो 10,000 ईच, उसमें से इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, वाई, और वाई के एस्टेट में से कितना रियलाइज हो रहा है, 1/4, उसका शेयर कितना 10,000, उसका 1/4 मतलब 2500, मतलब वाई की प्रॉपर्टी में से कितना मिलेगा 2500, तो बाकी 7500 कौन बेयर करेगा, एक्स और जेड, किस रेशियो में, इक्वल। सो कितना होगा 3750, तो उन दोनों की टोटल लायबिलिटी हो जाएगी 13,750, और यहाँ पे पूरा पैसा पे कर रहा है जेड, तो वो अब वाई के एस्टेट में से रिकवर करेगा 2500 और एक्स से रिकवर करेगा 13,750। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। 10 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उड़द दाल परचेज करने के लिए 40 पर केजी, और परफॉर्मेंस का डेट फिक्स हुआ है 9 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर को परफॉर्मेंस होने वाला था, पर सामने वाली पार्टी ने अब बोला कि भाई उड़द दाल की प्राइस तो बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। किस डेट को, 4 दिसंबर को, तो ये ब्रीच माना जाएगा। पहले आपने बोला सप्लाई करोगे, अब नहीं बोल रहे तो ब्रीच है। और कैसी ब्रीच है, परफॉर्मेंस का डेट है 9 और ब्रीच करे 4 को, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2, या तो हम 4 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, या तो वेट करें और 9 दिसंबर को ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। तो अगर आप 4 को कैंसिल करोगे ना, तो डैमेजेस का अमाउंट देखो कैसे होगा। 4 दिसंबर को मार्केट प्राइस है 50 पर केजी और कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ 40 में, तो डैमेज हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 पर केजी। पर अगर आप 4 को कैंसिल नहीं करते और वेट करते हो, और कॉन्ट्रैक्ट अगर 9 दिसंबर को कैंसिल होता है, तो उस डेट पे मार्केट प्राइस है 53, तो डैमेज हो जाएगा 53 - 40 13, ठीक है। तो आप वेट करते हो या कैंसिल करते हो, दोनों केसेस में आपको डैमेजेस तो मिलेंगे, पर डैमेजेस का अमाउंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 26। इसमें हमने फायर क्रैकर्स ऑर्डर किया और स्पेसिफिकली बोला है कि दिवाली के लिए ऑर्डर किए हैं, टाइम पे दे देना। अब दिवाली खत्म हो गई, उसके बाद फायर क्रैकर्स आए, तो 2000 का लॉस हो गया। मांग सकते हैं कि नहीं, मांग सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से उसको उस सर्कमस्टांस के बारे में बता दिया था, तो स्पेशल डैमेजेस का पहले से नोटिस दिया था, इसीलिए अब हम डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। We are starting with the homework 2 of Limited Liability Partnership Act 2008। LLP में लास्ट में आपको होमवर्क 2 के क्वेश्चंस दिए हैं, और मैं आपको बता दूं इसमें एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ये पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ थियोरी को क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी हम आगे क्वेश्चन आंसर में देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट LLP, दैट इज गवर्न बाय इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन, ठीक है। वो 3 स्टेप्स आपको याद होंगे, नेम रिजर्वेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फाइलिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट, वो 3 स्टेप्स। फिर सेकंड आपको दिया डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। LLP, पार्टनरशिप और कंपनी, तीनों में क्या डिफरेंस है, वो नोट्स में कवर हो चुका है, वहां से पढ़ लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय LLP, कॉन्सेप्ट ऑफ LLP, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी।
और एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ एलएलपी, लीगल कंप्लायंसेस कम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सो दीज आर द बेनिफिट्स। ये भी हमने नोट्स में कवर किया है। सेकेंड में डिफरेंस बिटवीन सेम एलएलपी एंड कंपनी, वो भी हम कर चुके हैं। फिर थर्ड में आपसे पूछा है मीनिंग ऑफ एलएलपी एंड इनकॉर्पोरेशन। सो मीनिंग ऑफ एलएलपी में कॉन्सेप्ट, नेचर, और इनकॉर्पोरेशन की वो स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। एंड फाइनली सेकेंड में आपको बोला है एलएलपी एंड एलएलसी का डिफरेंस। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी नोट्स में कवर हो चुके हैं, उसमें से रेफर कर लेना। ओके, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.